एंड वेलकम टू द क्वांट केमिस्ट्री। तो जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतजार था अभी तक कि CSIR नेट के नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसके लिए हम फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, तो फाइनली CSIR और NTA ने वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन के में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि तो इसके लिए जो अप्लाई करने की जो डेट है वो डेट है यहाँ से कि 10 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो हमारी है कि 10 मार्च से लेके 10 मार्च से 10 अप्रैल तक इसके लिए एप्लीकेशन किया जा सकता है। और इसकी जो और सेम कि 10 अप्रैल को ही हमें तक ही इसकी जो फीस है वो हमें डिपॉजिट करनी होगी। और फिर उसके बाद जो अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम अगर उसके अंदर किसी गलती से कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए भी एक विंडो दी गई है जो 5 से 6 दिन की है, जहाँ से 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक है। तो जैसे ही आप लोग फॉर्म जब अप्लाई करते हो तो एक बार उसको करेक्टली चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, फिर उसके बाद उसकी फ़ीस डिपॉजिट करनी है। और फीस डिपॉजिट करने के बाद फिर से उसे एक बार फिर से वेरीफाई करना है, ताकि अगर वहाँ पे अगर कोई गलती हो तो वो आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप उसको करेक्ट कर पाए। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। ये चीज़ भी यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कर दी गई है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 6, 7, 8 जून को एग्ज़ाम होगा। तो इसका मतलब हमारे लिए ये हो गया कि अगर हम इसकी बात करें तो आज हमारे पास 11 मार्च है। तो 11 मार्च से लेके अगर हम देखें तो अप्रैल, मई कि 15 मई तक का अगर हम ये टाइम मान के चले कि 15 मई तक हमारे पास टाइम है कि जहाँ पे हम अपना पूरा सिलेबस है वो प्रिपेयर करें। और फिर उसके बाद जो हमारे जो 15 से जो 20 दिन जो आएंगे, हमारे 15 टू 20 डेज जो आएंगे, वो हमारे लिए होता है रिवीजन का पीरियड। तो मैं इसको इस तरीके से मान के चलता हूँ कि ये हमारे पास जो इन्होंने जो हमें टाइम दिया है प्रिपरेशन करने का वो हमारा, मैं इस रेंज में डिवाइड करूँगा कि 60 प्लस 15, तो 60 डेज हमारे हैं। वो है हमारे पास, हमें जो हमारा सिलेबस है अगर जो हम पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस को अच्छे से पूरा करें, एक बार फिर से कंप्लीट करें। और जो लास्ट जो 15 डेज है जिसे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि जहाँ पे जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है, चाहे आपका 50% सिलेबस हुआ हो, चाहे आपका 60-70%, जितना भी सिलेबस आपने किया है उसकी रिवीजन करना। और जो बीच में आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है और जो आप कोई भी अगर टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हो तो वो इसी वही जो हमारे जो 15 डेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि लास्ट डे तक हम सिर्फ सिलेबस ही कवर करते रहें और रिवीजन नहीं करें। तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे लिए जो प्रिपरेशन का जो शेड्यूल बन के आता है वो हमारा 60 प्लस 15 डेज मीन 75 डेज का हमारा ये पूरा है कि हमारे पास ये 75 डेज के अंदर हमें प्रिपेयर करना है। और उतना प्रिपेयर करना है कि हम इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर पाएँ आसानी से, कि ईजिली हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, सो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले जो दिमाग में हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि कितना स्कोर हम एग्ज़ाम के अंदर करें, क्या हमारा सिलेबस है, और कितना स्कोर हम ले कि किस स्कोर को हम बिल्कुल सेफ स्कोर कंसीडर करें कि 200 में से हमारे पास कितना स्कोर अगर हम ले लें, कितना स्कोर हम एग्ज़ाम के अंदर करें ताकि हमारा जो JRF है या फिर जो LS है वो ईजिली क्वालिफाई हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हम तो प्रीवियस जो कट ऑफ्स रही है उसको थोड़ा स्टडी करते हैं। जैसे हमें ये पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम्स है वो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हमारा 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो 200 मार्क्स के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो इनके प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ है वो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो उस कट ऑफ को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था जून 2022 का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके अंदर जो केमिकल साइंस की जो कट ऑफ रहती है वो रही थी 50.75%, मीन्स
50 आउट ऑफ 100, तो 100 में से अगर मैं इसको करूँगा तो सीधा हमें इसका करना है, सॉरी, तो अगर हम 200 में से ये देखें तो 50.75% का मीन्स हमारा ये होता है कि अगर हम इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है कि इतना मार्क्स की ये हमारी कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी के अंदर जेआरएफ की। और वहीं पे अगर इसकी एलएस की अगर हम इसकी कट ऑफ देखें तो वो हमारी ये थी 45.675। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा अराउंड आता है हमारा ये 91.25 की इतनी ये जो कट ऑफ है वो रही थी एलएस के लिए। तो ये हमारा हो गया जून 2022 का। तो इससे अगर पिछले एग्ज़ाम्स की अगर कट ऑफ अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो भी ये हमारी थी 52.750। तो ये एग्ज़ाम जो हुआ था जनवरी के अंदर, जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी फरवरी के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसकी जो कट ऑफ है वो 52.750 परसेंटेज में है। तो इसका अगर हम टोटल अगर मार्क्स निकालें, इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा अराउंड आएगा इतना कि 106 के अराउंड ऑफ जो कट ऑफ रही थी वो रही थी हमारी जेआरएफ की। और वहीं ओबीसी की अगर आप देखोगे तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो हमारी लगभग 91 के अराउंड रही थी। और ये जो ईडब्ल्यूएस की है वो अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो ये आप मान लो कि ये आपकी 92.5 के अराउंड इतना कट ऑफ रहा था। और ये डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना है ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। तो फिर जो इसका नेट के जो एलएस के लिए जो रही थी वो अगर हमारे देखें तो ये हमारी अराउंड ऑफ रही थी लगभग अराउंड ऑफ 95 के अराउंड ये कट ऑफ रही थी, 95 के अराउंड ये एलएस की कट ऑफ रही थी। और फिर अगर इससे प्रीवियस एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके अगर हम बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था नवंबर 2020 में हुआ था, जो कोविड के टाइम जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके। तो यहाँ पे तो नेट की है अनरिजर्व कैटेगरी है, इसका जो कट ऑफ रहा था वो हमारा रहा था 50.5%। तो इसका मार्क्स में कन्वर्ट करो तो ये हमारा लगभग आता है 101। और वहीं पे अगर इसका एलएस की अगर अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये हमारा ये मान लो आपका ये भी 91 के अराउंड ऑफ ये एलएस की कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी के अंदर। और वहीं पे अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करोगे आप, ये कैटेगरी आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर ये एलएस तो गया था 80 के अराउंड और जेआरएफ है ये भी 89 के अराउंड जेआरएफ की कैटेगरी रही थी ये। और ओबीसी की कैटेगरी की अगर आप बात करोगे तो ओबीसी के अंदर ये लगभग 86.50 जेआरएफ रहा था ओबीसी का। और इसका और जो इसका एलएस है वो रहा था लगभग 78 के अराउंड, 78 मार्क्स के अराउंड ये ओबीसी का रहा था। और फिर अगर उससे दिसंबर 2019 की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2019 की अगर हम बात करोगे तो दिसंबर 2019 की जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई रही थी क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटिवली थोड़ा ईजीएस्ट साइड में बताया गया था वो। और फर्स्ट टाइम ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था जहाँ एनटीए ने इसको टेक ओवर किया था वो दिसंबर 19 में ही टेक ओवर किया था। तो इस एग्ज़ाम्स में जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो यहाँ पे केमिकल साइंस की जो कट ऑफ थी वो अराउंड इतने मार्क्स की थी। और वहीं पे इसकी जो एलएस की जो कट ऑफ थी वो अराउंड या आप ये मानो कि 100 मार्क्स के अराउंड ये कट ऑफ थी एलएस की और ये थी जेआरएफ की। तो इतना इस कट ऑफ को डिस्कस करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये एग्ज़ाम्स आएंगे तो वो अगर हम ये माने कि अगर हम अराउंड 110-115 अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर हम जेआरएफ चाहते हैं तो ये हमारा जेआरएफ हमारा सिक्योर हो सकता है अगर हम 110 और 115 के अराउंड मार्क्स करें। और थोड़ा और सिक्योरिटी चाहिए तो हम इसको
रेंज और बढ़ा देते हैं कि 120 मार्क्स अगर हम ले आए कैसे भी करके, तो हमारा जो JRF है वो हमारा सिक्योर होगा। और वहीं पे अगर हम बात करें कि LS की अगर हम बात करें, तो मैं इसको चाहूँगा कि 95 to 100 और 100 to 105, ये अगर एग्ज़ाम अगर आपका इजी होता है तो 105 तक चली जाएगी। अगर एग्ज़ाम थोड़ा मीडियम और टफ साइड का आता है, मीडियम टू टफ इस टाइप का आता है कि मीडियम टू टफ अगर आता है तो वो थोड़ा 5 मार्क्स कम हो जाएगी। तो यही हमारे लिए टारगेट होना चाहिए कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 95 to 100 मार्क्स आपके LS के लिए सिक्योर कर देंगे हमारा एग्ज़ाम। और 100 और 120 तक अगर हम स्कोर करते हैं या फिर 110 और 115 है, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा JRF है वो हमारा सिक्योर हो सकता है। और एक चीज़ और भी है कि ये जो कट ऑफ है वो इस बार और लो भी रह सकती है। और लो रहने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम्स के अगर नोटिफिकेशन देखोगे तो इस नोटिफिकेशन को इन्होंने 2 एग्ज़ाम्स के लिए एक साथ रिलीज किया गया। और जो प्रीवियस नोटिफिकेशन जो इन्होंने रिलीज किया था एक, उसके अंदर भी इन्होंने ये बात बोली थी कि दोनों का एक साथ एग्ज़ाम लेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी जो पिछले एग्ज़ाम्स की कंपैरेटिव में ज़्यादा होगी। और नंबर ऑफ सीट्स अगर ज़्यादा होगी तो मैं ये मान सकता हूँ कि अगर 5 मार्क्स है वो आप अपनी कट ऑफ के अंदर माइनस कर सकते हैं। हम ये मानो कि 105 और 110 के बीच में हमारा JRF जा सकता है। और नेक्स्ट जो हमारा जो LS जाएगा वो 90 to 95 या फिर इसे 95 to 97 अगर हम कर लें तो ये हमारा LS है, जहाँ पे हमारे अच्छे खासे चांसेस हो जाते हैं। अगर और सिक्योर चाहिए हमें कि सिक्योर ही करना है कि हमें टेंशन ना रहे, तो हम ये ट्राई करेंगे कि हमारा जो स्कोर है वो 110 प्लस हो और इधर LS के लिए हमारा स्कोर है वो 95 प्लस हो। तो ये हमारा स्कोर होना चाहिए इतना। तो इस स्कोर के बाद हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो JRF और जो जिसे सिर्फ LS चाहिए तो वो इस तरीके से अपना कंफर्म कर सकता है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अगर OBC कैटेगरी में अगर आप बात करोगे तो OBC कैटेगरी में सीधा यहाँ से -10 मार्क्स आप कर सकते हो। और सिमिलरली यहाँ से भी आप -5 to 7 मार्क्स आप कम कर सकते हो कि OBC कैटेगरी में हमारा 100 आ जाएगा और इसका हमारा 88 to 90 की रेंज में हमारा जो LS है वो कंफर्म हो सकता है। तो ये हमारे लिए तो इतना हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि इतना मार्क्स हम लेने के बाद हम बोल सकते हैं कि हमारा LS है और JRF है वो हमारा क्वालिफाई हो सकता है। तो ये तो बात हो गई कि हमें कितना स्कोर करना है। अब वो स्कोर हमारा कहाँ से आएगा और कौन कौन से टॉपिक हमें प्रिपेयर करने होंगे, तो उस चीज़ के लिए भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें हमारा सिलेबस कहाँ से प्रिपेयर करना होगा, कितना सिलेबस हम प्रिपेयर करके जाएँ कि हमारे लिए जो ये मार्क्स है वो ईजिली आ जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं सिलेबस सबसे पहले। तो सिलेबस में हम लोगों को ये क्लियर पता है कि हमारा जो ये जो CSIR का एग्ज़ाम होता है वो हमारे 3 पार्ट्स के अंदर होता है। पार्ट A जहाँ पे हमारा एप्टीट्यूड होता है, जिसके अंदर जनरल मैथ प्लस रीजनिंग आती है। जनरल मैथ प्लस रीजनिंग आती है। ये हमारे पास यहाँ पे 15 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 20। तो ये 30 मार्क्स का हमारा पोर्शन रहता है। और वहीं पे जो B सेक्शन आता है जहाँ पे हमारा जो केमिस्ट्री आती है, और केमिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पे 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 40। और यहाँ पर हर एक जो मार्क्स है वो हमारा हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये हमारे लिए आएगा 70 मार्क्स का ये हमारे पास आता है। हाँ, तो ये हमारा B पोर्शन होता है। वहीं पे अगर हम C पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो C पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर हमें एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो हमारे लिए C पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये भी केमिस्ट्री का ही होता है कम्प्लीटली। तो जहाँ पे हमारे पास 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 60। तो हर एक क्वेश्चन वो हमारा 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारे पास ये 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे अगर जिसको अगर एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पोर्शन अगर बहुत अच्छा है तो वो ये मान के चलो कि इस पोर्शन के अंदर वो ईजिली 25
स्कोर कर सकता है। अगर जिसका बहुत अच्छा है, जिसने रीजनिंग आज तक कभी नहीं की है, तो वो यहाँ पे अगर अटैम्प्ट करता है तो वो उसके ये मानो कि आप 10 मार्क्स वो भी यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकता है। तो जिसका रीजनिंग अच्छा है तो वो 25, और जिसका रीजनिंग अच्छा नहीं है वो 10 मार्क्स। अगर जो सिर्फ केमिस्ट्री से ही करना चाहता है तो उसे ये थोड़ा एडवांटेज नहीं मिलेगा, कि यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो प्रिपेयर करते रहते हैं उनके लिए ये जो 25 स्कोर करना ईजिली हो जाता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर लेते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि मैं अगर आप रीजनिंग में अगर अच्छा कर पाते हो, ज़्यादा नहीं तो अगर आप 20 भी स्कोर कर लेते हो, तो ये जो हमारे जो 110 तक जो पहुंचना है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि जो मेरी ये जो स्ट्रैटेजी जो मैं अभी जो सिलेबस के बारे में जो बताना चाहूँगा, कि जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ अभी जो एमएससी के अंदर है, जिनका एमएससी फाइनल के अंदर है, जो या फिर जो सिर्फ अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और सिर्फ चाहते हैं कि उनका एलएस भी हो जाए, नेट भी हो जाए। जो लोग पहले से ही 1 या 2 साल से जो कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, जहाँ से जो कंटिन्यूसली इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो उनका जो मेथड है, जिस स्ट्रेटेजी वो पहले से जो चीज़ें वो कवर कर रहे हैं वो उसी पे बने रहे। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ एमएससी अभी पास आउट कर रहे हैं, उनके लिए, फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस स्ट्रेटजी का। तो जो कोचिंग है, जो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ में ये चीज़ अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास, एक बार मैं इसको रुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हमें अगर स्कोर करना है तो हम इस स्कोर को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमारा यहाँ पे 110 तक अगर हमें पहुँचना है, तो 110 तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एट लीस्ट हमारे 18 टू जो 20 क्वेश्चन है, वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो हमारे सही होने चाहिए कि हम जो 72 टू 80 है वो हम स्कोर कर पाए अपना सी सेक्शन के अंदर। और प्लस हमारा जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके अंदर अगर हम ये मान के चले कि हम वहाँ से अगर 10 मार्क्स अगर हम यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं, 10 टू 15 मार्क्स अगर हमारे ए सेक्शन से आ जाते हैं, प्लस हमारे 70 टू 80 जो हमारे सी सेक्शन से आ जाते हैं, और प्लस जो हमारे पास जो रिमेनिंग हमारा जो 20 टू 25 है वो हमारा बी सेक्शन से अगर हमारा ये आ जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि इन तीनों सेक्शन के अगर क्वेश्चन अगर हम मिलाए तो हम यहाँ से 110 प्लस स्कोर हम कर सकते हैं ईजिली। और अगर जिसकी रीजनिंग अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो ये मान के चलो कि उसके लिए, इसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी तो उसके लिए जो ये जो स्कोर है वो यहाँ पे 25 प्लस कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जो मेरे ये जो 10 से 20 मार्क्स है, यहाँ पे मैं 60 मार्क्स अगर उसके कर देता हूँ, या फिर और प्लस जो मेरे 25 मार्क्स अगर मैं उसके बी सेक्शन के अंदर रखता हूँ, तो ये दोनों मिला के हमारा ये 110 हमारा हो जाता है। तो जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा है उनके लिए सी सेक्शन में आप 15 क्वेश्चन टारगेट करें, और बी सेक्शन में आपके ईजिली आपके अगर आप सिलेबस अगर करके जाते हो और बेसिक नॉलेज भी अगर आपको है, तो आप वहाँ से ये 15 क्वेश्चन के अराउंड आप ठीक कर सकते हो। इसमें कोई मुश्किल नहीं 15 क्वेश्चन ठीक करना, अगर आपका रीजनिंग अच्छा है। अगर आपका रीजनिंग अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आपको जो रीजनिंग के जो 10 मार्क्स है वो आपको सी सेक्शन से कवर करने होंगे, जहाँ पे आपकी जो ये रेंज है ये आपकी बढ़ जाएगी, 72 टू 80 हो जाएगी। और जो सिर्फ और सिर्फ एलएस ही टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो फिर यहाँ से 10 मार्क्स आप और भी कम कर सकते हो। मैं सिर्फ खाली बात कर रहा हूँ, जेआरएफ की बात कर रहा हूँ। जिसको अगर एलएस टारगेट करना है तो वो अपना टारगेट भी इसी तरीके से सेट करे कि 60
10 + 65 + जो 20 है, वो इस तरीके से अपना टारगेट वो सेट कर सकता है। जिसकी रीजनिंग अच्छी नहीं है और जिसका रीजनिंग बहुत अच्छा है तो वो यहाँ से अपना 20 से जो अपना जो ये 50 + 20 है वो इस तरीके से अपना स्कोर है वो टारगेट कर सकता है। यहाँ पे उसके 95 मार्क्स तक इजीली बन सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप अगर टारगेट करोगे तो आपके 90 to 95 मार्क्स इजीली बन सकते हैं अगर रीजनिंग अच्छी है। तो ये है जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो मैं एडवांटेज मानता हूँ अगर जिसको रीजनिंग अगर बहुत अच्छी आती है तो। अब हम देखते हैं कि यहाँ से किस तरीके से हम कौन कौन से टॉपिक हम कवर करें ताकि हमारे पास ये जो हम इतना मार्क्स कर सके। तो बेसिकली जो स्ट्रेटजी ये रहती है जो लोग प्रिपेयर करते हैं नेट एग्ज़ाम के लिए, वो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। और मैं बेसिकली यही मानता हूँ कि इनऑर्गेनिक लगभग स्टूडेंट्स की ओके होती है, जो सीरियस स्टडी जो करते हैं उनकी ओके होती है। प्रॉब्लम आती है फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक, किसी की फिजिकल गुड होती है और किसी की ऑर्गेनिक गुड होती है। यानी कि जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। जो लोग बायो के बैकग्राउंड से हैं वो तो ज़्यादातर इसी को ही फॉलो करते हैं, यहाँ से इसी स्ट्रैटेजी को कि ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक को ही वो लोग लेके चलते हैं। और जो लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से अच्छे, जिन्होंने फिजिक्स भी की हुई है, जिनका स्पेशली जो यहाँ पे HPU हरियाणा स्पेशली जो हिमाचल हरियाणा राजस्थान की यूनिवर्सिटी से जो करके आते हैं, जिनका ये ऑनर्स वाला MSc ऑनर्स नहीं होता, वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उस केस में उनका यहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री भी ठीक होती है, तो उन लोगों का कम्बिनेशन बेसिकली फिजिकल और इनऑर्गेनिक रहता है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको तीनों में से एक तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपने एक का तो आपने पूरा का पूरा कि हर एक चैप्टर वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो, और बाकी 2 आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं या फिर जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो। 2 कॉम्बिनेशन तो आपको बनाने हैं कि फिजिकल इनऑर्गेनिक बनाना चाहते हो या फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसमें थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है। कई बार ये होता है कि अगर आप फिजिकल ही अकेली प्रिपेयर करके जा रहे हो तो उसमें से एक आपकी वही टफ आ जाती है कई बार एग्जाम्स के अंदर। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फिजिकल के अंदर जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि फिजिकल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये जो 2 यूनिट्स हैं वो आपकी आती है क्वांटम केमिस्ट्री की। ये जो दोनों पार्ट्स है वो क्वांटम केमिस्ट्री है, जिसे मैं सिर्फ एक यूनिट कंसीडर करता हूँ। ये बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री है और ये एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री है। ये तो हम BSc के लेवल पे भी पढ़ते हैं और ये हम MSc में जाके पढ़ते हैं। और फिर जो उसके बाद जो ये आता है, ये जो 3 यूनिट्स है हमारी, ये हमारी आती है ग्रुप थ्योरी की। तो क्वांटम केमिस्ट्री और ग्रुप थ्योरी दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये दोनों मिला के हमें कम से कम एटलीस्ट ये मानो कि जो अकेला क्वांटम केमिस्ट्री है, अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री अगर बहुत अच्छी प्रिपेयर करके जा रहे हो तो वहाँ पे आप 20 to 30 स्कोर आपका सिर्फ क्वांटम केमिस्ट्री से आपको मिल जाता है। और सिमिलरली आपका ग्रुप थ्योरी से भी 20 to 20 के अराउंड जो पोर्शन है वो आपको इजी पोर्शन मिल जाता है, जो अगर आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़ा हुआ है तो आप इजीली कर सकते हो। कई बार इनमें से एक 2 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम आपको इतना जो क्वेश्चंस है वो 20 to 30 मार्क्स है वो क्वांटम के अंदर से मिल जाएगा। और सिमिलरली ग्रुप थ्योरी से भी आपको मिनिमम इतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों को अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो इन दोनों में से आप ये देखो कि आप 40 to 45 अगर आप सिर्फ ये 2 ही अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप इन दोनों में से ही 40 to 45 स्कोर कर सकते हो। तो एक तो हमारा इतना पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद जो आता है
कि जो चीज़ें जिसकी फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो फिजिकल में काफ़ी इंटरेस्टेड है, उसके लिए केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों में से अगर आप देखोगे तो इसमें से भी आपको 8 to 10 अराउंड 8 to 10 अराउंड 8 to 10 ये हमारा जो इतने मार्क्स के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप ये भी अगर आप साथ में अगर इसके प्रिपेयर करते हो, तो फिजिकल प्रिपेयर करते हैं, तो आप ये देखो कि आप ज़्यादा नहीं तो आप ये मान लो कि आप 5 5 और 5, तो इसमें से आप इजीली कर ही सकते हो। तो ये हमारे 15 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कि 40 + 15, यहाँ से हमारा 55 मार्क्स है, वो अकेला हमारा सिर्फ और सिर्फ इस फिजिकल के इन 3-4 यूनिट से आ जाता है। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट आता है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन टॉपिक होता है। पॉलीमर केमिस्ट्री भी इजी सा क्वेश्चन टॉपिक होता है, तो इसको भी अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो इसमें से आपको 2-2 मार्क्स से 2-2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि 4 मार्क्स आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो, ईजिली बना सकते हो अगर आपने एक बार इसको अगर पढ़ा है। और फिर अगर कोई ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है तो इसमें से जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड, या फिर जो माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना है उससे रिलेटेड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसको भी अगर किसी ने अगर पढ़ा हो तो वो यहाँ से भी इसको कर सकता है। तो ये हो गया। तो ये फिजिकल में से आप कवर कर सकते हो ईजिली 55 मार्क्स। सिर्फ आपको ज़रूरत क्या है कि आपको ये 2 जो यूनिट्स हैं ये आपके, तो ये 2 या फिर जिसे आप अगर अलग अलग कंसीडर करोगे 5, मैं इनको सिर्फ 2 ही बुक्स मानता हूँ अलग, एक क्वांटम केमिस्ट्री का और एक ग्रुप थ्योरी का। तो इन 2 से आप इजीली 40 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। फिर अगर आप इसको कंप्लीट अगर पढ़ते हो अच्छे से, तो अगर अच्छी प्रिपरेशन करते हो तो आप अकेले फिजिकल में से आप 60 मार्क्स स्कोर कर लोगे ईजिली। तो फिर उसके बाद हमारा आता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में आप केमिकल पीरियोडिसिटी, जो ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का जो पोर्शन रहता है, इनमें से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास, वो यहाँ पे 2 को मान के चलता हूँ मैं, ऑर्गेनोमेटेलिक प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन 2 को अगर आप देखोगे तो इसमें से भी आपको सिर्फ अकेला ऑर्गेनोमेटेलिक से भी आपको 25 to 30 मार्क्स मिनिमम मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही फोकस किया गया हो तो यही पोर्शन हमारा 35 to 40 भी जा सकता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से भी हमें 25 to 30 मार्क्स है वो ईजिली मिल जाते हैं। तो यानी कि इन 2 यूनिट्स को अगर मैं कंबाइन करूँ तो ऑर्गेनोमेटेलिक में मेरा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म भी आ जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक्स का जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, जो बेसिकली स्टेट प्लेनर के अंदर होता है, जो ऑक्टाहेड्रल के अंदर आता है, वो तो रिएक्शन मैकेनिज्म भी इसके अंदर आएगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। तो इन 2 को अगर आप कंबाइन करते हो तो इन 2 से हमें ईजिली 45 to 50 मार्क्स अकेले सिर्फ ये 2 यूनिट्स आपको दे सकती है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया कि अगर आपकी फिजिकल बहुत अच्छी है तो आप 60 स्कोर कर लोगे वहाँ से, और अगर आपकी फिजिकल अच्छी नहीं है तो फिर हम ऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे। तो 60 फिजिकल से, और यहाँ से आपके 40 मार्क्स मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इतनी यूनिट्स कर लेते हो तो आप 100 मार्क्स ईजिली कर लोगे, और प्लस 10 जो आपका रीजनिंग का है वो। तो ये इतना अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि आपको बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना है इसको, सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना है। इसका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी आपको करने हैं, और टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। जो टेस्ट सीरीज जैसे करियर एंडेवर की भी टेस्ट सीरीज आती है, कैम अकेडमी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करती है, तो वहाँ से तो आप अगर 2 पोर्शन अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप यहाँ से ये इतना स्कोर आप कर सकते हो। फिर इसके बाद जो इसमें जो अलग क्वेश्चन आते हैं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कई बार 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं इनऑर्गेनिक के बता देता हूँ कि आप कहाँ से आपको जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको कहाँ से मिलेंगे। जो आपका जो अगर स्कोर आपका अगर कम हो रहा हो तो उसको आप कवर अप कर सकते हो उन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करके। तो एक तो आपका केमिकल पीरियोडिसिटी में से आप ये मानो कि मिनिमम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और सिमिलरली
ये जो शेप है 2 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से आपको मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग से भी आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स से 2 से 6 मिल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन कई बार हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस से भी एक 2 मार्क्स का सिंपल कंसेप्ट होता है, जहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना होता है कौन सा हार्ड एसिड है सॉफ्ट एसिड है। तो ये HSAB प्रिंसिपल होता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के ऊपर होता है, जहाँ से हम ये चीज़ क्लियर करते हैं। और फिर इसके बाद जो ऑर्गेनिक वाले जो हैं, जो बायो बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए यहाँ से जो बायो इनऑर्गेनिक्स है, इसमें से आपको मिनिमम एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको पक्का ही मिलेगा। और कई बार अगर बहुत ज़्यादा ही मन हो एग्जामिनर का तो वो 2 क्वेश्चन भी डाल सकता है। तो मैं इसमें ये मान सकता हूँ कि यहाँ से आपको 6 से 10 मार्क्स का जो है वो आपका बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट करेगा, और 2 to 4 मार्क्स है वो आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जो सिंपल क्वेश्चन आए हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की बात करता हूँ, जहाँ पे सिर्फ आपको एक बार पढ़ना ही है, ज़्यादा कंसेप्ट वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ जो बायो बैकग्राउंड से हैं उनके लिए 6 मार्क्स यहाँ से ईजी हो जाएंगे, और उन्हें न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी आप ये भी कर सकते हो। तो ये 10 मार्क्स अगर मैं बोलता हूँ तो बिल्कुल सिंपल आएंगे, जिन्हें सिर्फ एक बार आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, हाँ, मेन ग्रुप केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ से। तो अगर इनऑर्गेनिक जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं वो भी यहाँ से ईजिली, ये मानो कि 60 मार्क्स का है वो प्रिपेयर कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ से मैंने 2 बता दिए कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप 2 ही प्रिपेयर करते हो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, तो भी आपके यहाँ से 100 मार्क्स आप इन सिर्फ 2 के बेस के ऊपर आप कर सकते हो। पर कंडीशन ये है कि कोई एक है आपको वो बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर है वो आपको कवर करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक, चाहे आप फिजिकल करो चाहे आप इनऑर्गेनिक करो, एक तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। फिर हम मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। सो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। फिर भी जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑर्गेनिक के अंदर तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको 10 to 15 मार्क्स आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिल जाएगा। इसमें मैं बात कर रहा हूँ मास प्लस IR प्लस NMR, ये तीनों अगर आपने कवर किए हैं, आपको अच्छे से अगर आते हैं, तो यहाँ से आप 10 to 15 मार्क्स है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा आता है पेरिसाइक्लिक। जो पेरिसाइक्लिक प्लस जो फोटो केमिस्ट्री है, इसमें से भी अगर ये कंसेप्ट भी अगर आपको अच्छे से आते हैं, तो यहाँ से भी आप 15 to 20 मार्क्स है, ये आपको पेरिसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री है, ये अकेली आपको 15 to 20 मार्क्स दे सकती है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आपके 20 to 15 मार्क्स आपके ईजिली बन जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो आता है वो हमारा आता है जहाँ से हम बात करते हैं जो हमारा ये एरोमेटिसिटी और स्टीरियो केमिस्ट्री की मैं बात करूँगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री से अगर आप देखोगे तो आपको भी यहाँ से भी आपको 4 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाते हैं ईजिली। तो ये आपका, और फिर इसके बाद जो यहाँ पे नेमिंग आती है, तो नेमिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आते हैं बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो के ऊपर से, बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड्स के ऊपर से ये नेमिंग का क्वेश्चन मिलता है। कई बार हर एग्जाम के अंदर नहीं आता, बट कई बार आ जाता है वो बाईसाइक्लो स्पाइरो के ऊपर से यहाँ पे। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस पेरिसाइक्लिक, ये 3 तो आपको करने ही हैं। फिर इसके बाद जो हम यहाँ पे बात करते हैं जिसका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है वो, उसकी तो बात ही अलग है। फिर मैं यहाँ से आऊँगा जो हमारा बायो ऑर्गेनिक का जो पोर्शन आता है, जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं, बायो ऑर्गेनिक में जो हमारा प्रोटीन प्लस जो DNA से रिलेटेड जो होता है,
ये हमारा 4 to 6 मार्क्स हमारा हर बार हमें देता है, प्रोटीन प्लस डीएनए से रिलेटेड। और एक जो हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ से टॉपिक, जो इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन होती है वो। तो मैं ये मानता हूँ कि इन तीन को मिला के आप इजीली 4 to 6 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। और यहाँ से जो ये प्रोटीन, पेप्टाइड एंड थर्ड वन इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, ये चीज़ यहाँ से। ओके, तो यहाँ से हम इतना कर सकते हैं। और फिर जो हमारा आएगा, एक जो हमारा बचता है यहाँ से, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये वाला टॉपिक। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको अकेला ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आ जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ साथ हमारे बहुत सारे रिएजेंट्स हैं वो कवर होते हैं। तो 10 to 15 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा हर किसी को एक बुक सजेस्ट करता हूँ, जो कैरोथर्स की जो बुक आती है, जिसके अंदर जो लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं, 5th and 6th चैप्टर हैं, जो स्पेशली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। अगर आप उन चैप्टर को कम से कम अगर 3-3 बार अगर उन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हो, 3 बार अच्छे से नोट्स बना के बहुत अच्छे से अगर आप 3 बार उनको पढ़ते हो, तो ये आपके 10 to 15 मार्क्स है वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर 10 मार्क्स मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से बता दिया आपको, 10 to 15 मार्क्स मैंने आपको स्टीरियो से बता दिए, 10 मार्क्स मैंने आपको यहाँ से इस रेंज से बता दिए। और फिर जो आपके स्टीरियो केमिस्ट्री है वहाँ से भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। और फिर जो इसके बाद जो इसके अलावा यहाँ से भी जो डीएनए और प्रोटीन है, यहाँ से भी आपका 5 to 6 मार्क्स है। इस तरीके से यहाँ से 40 to 45 मार्क्स आप ऑर्गेनिक के अंदर आप इजीली आप कवर अप कर सकते हो। तो ये मेरा ये पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो इसी बेस पे रहेगी कि आपको एटलीस्ट 2 प्रिपेयर करने होंगे, और वो जो 2 आपके हैं वो कॉम्बिनेशन आपका कैसे बनाओगे, आप फिजिकल इनऑर्गेनिक का बनाते हो या फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का अगर आप बनाते हो। क्योंकि ऑर्गेनिक में कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो स्टीरियो केमिस्ट्री आती है, एग्जैक्ट कंपाउंड डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये हमारा रहेगा इस तरीके से रिलेटेड। तो यहाँ से मैंने आपको तीनों पोर्शन के अंदर आपको मैंने ये बता दिया कि इनऑर्गेनिक के अंदर आप इजीली ले सकते हो, कि इनऑर्गेनिक का मैंने आपको बता दिया कि 60 मार्क्स, फिजिकल भी मैंने आपको 60 मार्क्स का बता दिया, और ऑर्गेनिक में भी मैंने आपको 40 मार्क्स बता दिए। तो आप इस तरीके से अगर आपको 2 कॉम्बिनेशन अगर प्लस जो आपका रीजनिंग है वहाँ से, जिसे बिल्कुल भी रीजनिंग आज तक नहीं की, वो भी रीजनिंग अटैम्प्ट करके 10 मार्क्स ले सकता है। तो आप अपने 2 कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना सकते हो, या फिर इस तरीके से आप अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप तीनों ही पढ़ लोगे तो भी सही है, पर सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना पढ़ते हो। कि प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये दोनों चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट रहेंगी। बिना इनके आप कितना ही थ्योरी पढ़ ले, कितनी बार आप पढ़ ले, हम यहाँ पे जो हमारा 100 का मार्क्स है वो हमारा नहीं पहुँच सकता। कंप्लीट सिलेबस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 6 to 7 जो बुक्स है आप वो पढ़ें, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप स्ट्रेटजी के थ्रू अगर ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि इस स्ट्रेटजी के बाद कि हमने इस तरीके से हम इसका स्कोर कर सकते हैं, इतना इतना हमें इन यूनिट से हमें मिल जाएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि स्टडी मटेरियल अगर आपको लेना हो तो वो आप स्टडी मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं। तो
अब स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर आप फिजिकल की अगर आप बात करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं हमेशा ही 2 बुक्स प्रीफर करता हूँ, पूरी शर्मा पठानिया प्लस में एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री। ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस आपका केमिकल काइनेटिक्स प्लस आपके जो थर्मोडायनेमिक्स, इन जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनके लिए मैं इसको सजेस्ट करूँगा। वहीं पे अगर आपको क्वांटम अगर चाहिए तो क्वांटम के लिए आपको यहाँ से करनी चाहिए, रोनाल्ड मैक्वेरी की बुक आती है क्वांटम के लिए, आपको एक बार वो बुक आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। और फिर इसके बाद एक इंडियन राइटर्स की भी बुक है, वो मुझे अभी याद नहीं, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर है, उन्होंने लिखी हुई है क्वांटम की बुक, वो भी काफ़ी अच्छी है। सो ये यहाँ पे अमिता दास की बुक है ये। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप ये बुक पढ़ें, फिर इसके बाद आप ये बुक पढ़ें। तो ये मेरा हो गया क्वांटम के लिए। और ग्रुप थ्योरी के लिए मैं आपको नोट्स बताऊंगा एक किसी के, वो नोट्स आप देख लेना, एक साइड में आपको बताऊंगा, वहाँ से भी आप ये स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। ये मेरा हो गया फिजिकल के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए एक बीडी एलियास की बुक आएगी ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए, ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिएक्शंस हैं उनके लिए। और दूसरा जेम्स हुई की बुक आती है इनऑर्गेनिक की। ये दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी बुक्स है, जहाँ से मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं बुक से बनते हैं। और ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन की बुक प्लस कैरोथर्स की बुक प्लस जो पेरिसाइक्लिक के लिए जो बुक आती है, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए जो बुक आती है वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जगदम्बा की बुक है जिसके लिए पेरिसाइक्लिक प्लस फोटो केमिस्ट्री है। ये दोनों ही बुक्स दोनों आप यहीं से कर सकते हो। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ पाविया की बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ये राइटर ऑथर है, ये सारे मैंने ऑथर बताए हैं, ये भी ऑथर है, ये भी ऑथर है, और ये भी ऑथर है, ये भी ऑथर है, ये भी सभी मैंने ऑथर्स बताए हैं। तो यहाँ पे आप इतनी सारी ये बुक्स है, आप ले सकते हो। इन बुक्स के थ्रू आप अगर आप एक बार इन सभी बुक्स को अगर पढ़ते हो तो बेसिकली जिन्होंने अगर पहले से पढ़ा हुआ है उनके लिए ये बुक्स सजेस्ट करूँगा मैं। अगर नहीं पढ़ा हुआ पहले से, जो अब भी सिर्फ 60 डेज के अंदर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो अपना अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। और फिर अगर आपको इसका रिटर्न नोट्स अगर चाहिए आपको, तो रिटर्न नोट्स आप chemistryabc.com एक साइट है, आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको CSIR नेट के लिए जो रिटर्न है, हैंड रिटर्न है, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग के चाहोगे आप यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये केमिकल बॉन्डिंग के आपको हैंड रिटन नोट्स आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग आप जो भी अगर आप चाहो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो। हाँ, ग्रुप थ्योरी के लिए आप इन नोट्स को पढ़िएगा यहाँ से। तो इससे अगर आप ग्रुप थ्योरी के अगर नोट्स अगर आप पढ़ते हो, ग्रुप थ्योरी और क्वांटम दोनों के लिए ही ये आपके लिए सही रहेगी। तो आप यहाँ से कीजिए ग्रुप केमिस्ट्री और क्वांटम केमिस्ट्री। और पेरिसाइक्लिक के लिए भी यहाँ पे नोट्स है, और ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए भी है, रीएजेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टीरियो केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इस साइट के ऊपर से भी आप हैंड रिटन नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो, और उनके थ्रू आप अपने इस एग्ज़ाम की बहुत इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे करंटली ये बुक अनअवेलेबल है, यहाँ पे ये कैरियर इंडेवर की बुक है यहाँ से, जहाँ पे प्रीवियस ईयर नवंबर टू 2020 तक ये यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे। तो इसके लिए
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सोल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं इसके अंदर। तो इन्होंने जो अपना पहला पोर्शन है उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट सेकंड हाफ के अंदर इन्होंने हर एक क्वेश्चन पेपर का हर एक ईच क्वेश्चन के डिटेल डिस्कशन के साथ, लॉजिक के साथ, रिएक्शंस मैकेनिज्म के साथ, जहाँ पे जो भी कंसेप्ट लग रहा है उसके साथ इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो होप ये बुक जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये लोग अपना जो बुक है वो पब्लिश करते हैं। और अगर नहीं भी अगर पब्लिश कर रहे तो मुझे लगता है कि CSIR इस साइट पे कहीं ना कहीं यहाँ से ये बुक आपको मिल सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो या आप वहाँ से भी आप देख लेना यहाँ से। अगर नहीं मिलती तो इस बुक की जो सॉफ्ट कॉपी है, जहाँ पे मेरे पास 2018 तक के क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने बनाए हुए सोल्ड हैं, उसकी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है। तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं उस बुक को PDF है वो डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहे तो आप मुझे जो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट का भी मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको इसकी जो PDF है सॉफ्ट कॉपी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट आप वेट कीजिए, शायद ये जो बुक है वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाए, क्योंकि हर बार अपना पब्लिकेशन है ये बुक्स है वो सेल करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको तो अपनी प्रिपरेशन को आप अकॉर्डिंगली प्लान करें। सो बेस्ट ऑफ लक अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, सिर्फ आप एक बार अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और एक बार जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ, जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप केमिस्ट्री ABC की साइट पर जाइए, यहाँ से ये सब डाउनलोड कीजिए और पहले एक बार अपना इन नोट्स को आप पढ़िए। पहले नोट्स पढ़े, फिर आपको जो रेफरेंस बुक लेनी है उस रेफरेंस बुक के अंदर जाइए, फिर आप उसके बाद जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप डाउनलोड करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सोल्व करें। तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।